हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 2 जो कि है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया। आज हम इस चैप्टर को वन शॉट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे इस चैप्टर को नेक्स्ट पेज से। तो चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाना है, तो टॉपिक्स क्या क्या है यहाँ पे देख लीजिए। इसमें पढ़ना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में और उसके इम्पैक्ट के बारे में, सत्याग्रह के आइडिया के बारे में, राउलेट एक्ट के बारे में, जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ना है जो कि टाउन्स में हुआ था, टाउन्स में क्यों स्लो हो गया था। और आपका हो जाएगा यहाँ पे जो कंट्री साइड में हुआ था प्लांटेशन स्वराज, जो कि प्लांटेशन वर्कर ने डिमांड किया था। ये सब टॉपिक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से जो कि है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में स्टार्ट करते हैं। इन द ईयर आफ्टर 1919 वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू द न्यू एरिया, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल। 1990 के बाद आप देखेंगे तो जो नेशनल मूवमेंट है ना, वो नए नए जगहों पे स्प्रेड होने लगा है। मतलब कि नए नए जगहों पे नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो गया है, जिससे सोशल ग्रुप बन रहे हैं और नया मोड ऑफ स्ट्रगल आ रहे हैं। मतलब कि जो स्ट्रगल का नया मोड, नया तरीका आ गया है। तो हमने क्या देखा कि 1919 के बाद से नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो गए हैं और देश के कई जगहों पे क्या हो गए, स्प्रेड हो गए हैं। ये क्या कर रहे हैं, सोशल ग्रुप बना रहे हैं और स्ट्रगल के न्यू मोड को डेवलप कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में आता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उससे उसका इम्पेक्ट क्या हुआ है इंडिया पे। तो पहला इम्पेक्ट ये रहा आपका कि जो वॉर था वो नया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दिया था। अब ये कैसे क्रिएट किया था, आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है आपका यहाँ पे कि वॉर कैसे न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन को क्रिएट किया था। तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे आप कि वॉर के टाइम पे जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था, मतलब कि डिफेंस में जितना खर्चा हो रहा था वॉर के टाइम पे, वो क्या हो गया यहाँ पे, लोन के द्वारा टैक्सेस को बढ़ाकर उसको फुलफ़िल किया जा रहा था। मतलब कि डिफेंस में आपका यहाँ पे खर्चा बढ़ गया है, तो यहाँ पे आपका जो लोन है, जो आपका यहाँ पे टैक्सेस है, उसको भी बढ़ा दिया जाएगा। और टैक्स कौन देगा, टैक्स यहाँ पे देगा कॉमन पीपल। मतलब कि कॉमन पीपल से पैसा लेकर के वॉर में लगाया जा रहा है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो जो कस्टम ड्यूटीज़ है ना, उसको बढ़ाया गया और एक नया टैक्स जिसका नाम था इनकम टैक्स, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। जो सामानों का दाम था ना, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मतलब कि प्राइजेस यहाँ पे क्या हो गए, बढ़ गए थे। फोर्स रिक्रूटमेंट होने लगा, कहाँ पे, रूरल एरियाज में। इसका मतलब क्या होता है, फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि लोगों को प्रेशर करने लगे ब्रिटिशर्स की क्या करे, वो वर्ल्ड वॉर में क्या करे, वो लड़े। मतलब कि लोग अपने घर के बच्चों को वर्ल्ड वॉर में भेजें, मतलब कि फोर्सली प्रेशर करके उसको आर्मी में भर्ती कराएं। इसी को हम बोलते हैं फोर्स रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 1918 से 1919 और 1920 से 21 तक क्रॉप क्या हो गए, फेल हो गए। ज़्यादातर पार्ट ऑफ इंडिया में क्रॉप यहाँ पे फेल हो गए। और ये एक इन्फ्लुएंजा नामक एपिडेमिक से क्या हो रहा था, यहाँ पे सब कुछ चल रहा था। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, इसी दौरान यहाँ पे क्रॉप भी फेल हो गया और एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी फैल गया। आगे बात करते हैं। तो आगे आता है यहाँ पे आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में और उसका इम्पैक्ट क्या था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में क्या देखा हमने कि 1919 के बाद से नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो गए, जो कि पूरे देश भर में स्प्रेड हो रहे थे। नए सोशल ग्रुप बन गए और नए मोड ऑफ स्ट्रगल आ गया। अब क्या हो गया, यहाँ पे इम्पैक्ट क्या देखा हमने, इसके कारण न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन आ गया है। डिफेंस एक्सपेंडिचर में खर्चा हो रहा है, इनकम टैक्स आ गया है, कस्टम ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया गया है, प्राइजेस बढ़ गए हैं, फोर्स रिक्रूटमेंट होने लगा है, क्रॉप फेल हो गया है और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया है। मेन पॉइंट आपका था। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आइडिया ऑफ सत्याग्रह। आइडिया ऑफ सत्याग्रह में क्या है आपका कि महात्मा गांधी जो थे ना, वो जनवरी 1950 में रिटर्न आते हैं इंडिया में।
कब आते हैं? 1915 जनवरी में। जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह है वो ट्रुथ के पावर को एम्फेसाइज करता है और नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ को भी एम्फेसाइज करता है। मतलब कि सच्चाई का क्या पावर है उसको एम्फेसाइज करता है, उस पर जोर देता है। और दूसरा बात ये रहा कि क्यों ज़रूरी है सच के पीछे जाना, मतलब कि सच्चाई को ढूंढना क्यों ज़रूरी है, इसको भी एम्फेसाइज करता है। तो क्या देखा हमने कि जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, पहले पावर ऑफ ट्रुथ पे और दूसरा नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। थर्ड पॉइंट की बात करें, इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑफेसर। जो आपका सत्याग्रह है वो बताता है अगर हमारा कॉज ट्रू है, मतलब कि कारण हमारा सही है, तो जो स्ट्रगल होगा ना अगेंस्ट इनजस्टिस, फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑफेसर। मतलब कि अगर आपका कॉज सही है तो फिजिकल फोर्स का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मतलब कि आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका रीजन सही है, मतलब कि कारण सही है, तो आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आपको बिना लड़ाई झगड़ा किए ऑपरेसर से आप फाइट कर लेंगे। किस प्रकार से फाइट करेंगे, उसी आइडियोलॉजी को हम बोलते हैं सत्याग्रह। समझ में आ गया आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी आए कितने? 1915 में आए। आइडिया ऑफ सत्याग्रह सर्च फॉर ट्रुथ को और पावर ऑफ ट्रुथ को एम्फेसाइज करता है और ये बोलता है कि अगर आपके पास कॉज ट्रू है तो इनजस्टिस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए आपको फिजिकल फोर्स का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें, पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर। ऑपरेसर में जो लोग हैं ना, had to persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence. Truth was bound to ultimately triumph. जो पीपल हैं ऑपरेसर को इंक्लूड करके ये क्या कर रहे हैं, ट्रुथ को देख रहे हैं। मतलब कि क्या कर रहे हैं भाई साहब, ट्रुथ को देख रहे हैं, उसके बजाय फोर्स टू एक्सेप्ट ट्रुथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस। ये यहाँ पे ट्रुथ को सिर्फ देख रहे हैं, ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वायलेंस का यूज कर रहे हैं। ट्रुथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रायम्फ। अगर ट्रुथ रहेगा तो जीत हो जाएगा अल्टीमेटली, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। जो महात्मा गांधी है वो बिलीव कर रहे हैं किस पे? नॉन वायलेंस पे। पूरे भारतीयों को यूनाइट करने के लिए नॉन वायलेंस पे बिलीव कर रहे हैं महात्मा गांधी। इसके कारण वो 3 सत्याग्रह करते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह और 1917 में ही खेड़ा सत्याग्रह और 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह। ये 3 सत्याग्रह करते हैं कौन? महात्मा गांधी जी। अब आगे आए हम, नेक्स्ट चलते हैं रावलाट एक्ट। अब यहाँ पे चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया और यहाँ पे अहमदाबाद हो गया। इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। चंपारण का कॉज क्या था, मतलब कि कारण क्या था? चंपारण का कारण था यहाँ पे इंडिगो प्लांटेशन। किसका? इंडिगो प्लांटेशन। मतलब कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे हमारे बिहार के किसानों को फोर्स करने लगे कि वो इंडिगो को प्लांट करें। और इंडिगो अगर एक बार किसी भी ज़मीन पे अगर प्लांट हो जाएगा तो उसका फर्टिलिटी पूरा क्या कर लेगा, यहाँ पे निचोड़ लेगा, मतलब कि फर्टिलिटी उसका ख़त्म हो जाएगा। और इंडिगो अगर यहाँ पे 3/20 पार्ट में ग्रो करने के लिए बोलते थे, मतलब कि इसको हम 3 कठिया सिस्टम के नाम से भी जानते थे। क्यों? क्योंकि इसको 3/20 पार्ट ऑफ आपके लैंड पे क्या होगा, ये ग्रो होगा। बात करें अब खेड़ा की, तो खेड़ा में क्या हुआ था और अहमदाबाद में क्या हुआ था। अहमदाबाद सत्याग्रह को हम अहमदाबाद मिल स्ट्राइक बोलते हैं वर्कर्स का, क्योंकि इसमें एक प्लेग एपिडेमिक आया था। इस प्लेग एपिडेमिक के कारण वर्कर्स काम पे आना बंद कर दिए थे। और जब वो काम पे आना बंद कर दिए थे तो उसके बाद जो मिल के ऑनर थे ये इनको कुछ बोनस दिए थे, तो बोनस के कारण वो प्लेग में क्या हुए, वो काम किए। प्लेग ख़त्म होने के बाद जो इनके मालिक थे वो अब उनको बोनस देना बंद कर रहे थे, इसीलिए अब वर्कर्स यहाँ पे स्ट्राइक करने लगे हैं। ये था हमारा अहमदाबाद का रीज़न। खेड़ा का रीज़न सिंपल सा है कि यहाँ पे क्या हो गया था, फ्लड आ गया था। फ्लड आ गया था, आपका प्लेग एपिडेमिक था। इन दोनों के कारण हमारे यहाँ पे जो क्रॉप था वो क्या हो गया, यहाँ पे फेल हो गया। इससे किसानों को परेशानी हुई और क्रॉप फेल होने के बजाय
यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे वो इनसे क्या मांग रहे थे, टैक्स मांग रहे थे। यहाँ पे क्रॉप फेल हो गया, यहाँ पे टैक्स ये दे नहीं पा रहे थे, यही इनका मेन रीज़न था। अब आते हैं राउलट एक्ट। नेक्स्ट टॉपिक आपका राउलट एक्ट। राउलट एक्ट क्या है? राउलट एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था और ये 1919 में आता है। इट गिव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू द रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। ये गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर को पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में कर देता है। अलाउ अटेंशन टू द पॉलिटिकल प्रिजनर विथआउट ट्रायल फॉर 2 ईयर। इसके कारण जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको बिना किसी ट्रायल के 2 साल के लिए जेल में रहना पड़ सकता है। ये राउलट एक्ट क्या था? ये राउलट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिससे ब्रिटिशर्स पुलिस वालों को इतना पावर दे दिए कि वो किसी भी भारतीय को क्या कर सकता था, वो जेल में डाल सकता था बिना किसी ट्रायल के। ये राउलट एक्ट का रीज़न क्या था? राउलट एक्ट का नीड इसलिए था ताकि वो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ जो कि हमारे देश में हो रहा है उसको कंट्रोल कर सके और इसको सॉल्व करने का तरीका बता सके। यही 2 रीज़न था हमारा राउलट एक्ट का। आगे बात करें यहाँ पे, alarmed by the popular upsurge and scared that lines of the communication such that railway and telegraph would be disrupted, the British administration decided to clamp down on the nationalist। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो टेलीग्राम का लाइन है, टेलीग्राफ का जो लाइन है या फिर जो कम्युनिकेशन का हो गया या फिर रेलवे का हो गया, इन तीनों को लाइन को यहाँ पे क्या कर दिया गया, कट कर दिया किसके द्वारा? वर्कर्स के द्वारा और कॉमन पीपल के द्वारा। जब कम्युनिकेशन, रेलवे और टेलीग्राफ को बंद कर दिया गया तो ब्रिटिशर्स को होने लगा परेशानी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, यहाँ पे अब डिसाइड किया कि अब क्या करेंगे, नेशनलिस्ट के खिलाफ यहाँ पे पावर का यूज़ करेंगे अपने। तो ये पावर का यूज़ कैसे किए? जो लोकल लीडर थे उनको, लोकल लीडर जो अमृतसर में थे उनको यहाँ पे अरेस्ट कर लिए थे सब, और महात्मा गांधी को दिल्ली में आने से बंद कर दिए। मतलब कि महात्मा गांधी दिल्ली में एंटर नहीं कर सकते हैं, ये अपना पावर अप दिखाने लगे। तो इसी के कारण जो 10 अप्रैल था उस दिन अमृतसर में जो ना फायरिंग स्टार्ट हो गया, मतलब कि पुलिस ने फायर किया और यहाँ पे रेलवे स्टेशन हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, सब क्या हो गया, अटैक होने लगा। मतलब कि लोग तोड़ फोड़ करने लगे। यहाँ पे 10 अप्रैल को डेट याद रखिएगा। यहाँ पे इसी के साथ साथ यहाँ पे मार्शियल लॉ इम्पोज हो गया। कहाँ पे? जनरल डायर ने इम्पोज कर दिया। मार्शियल लॉ का मतलब होता है कि 2 या 4 से ज़्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते। मतलब कि 4 से ज़्यादा लोग अगर इकट्ठा हुए तो वो मार्शियल लॉ का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। ये किसने इम्पोज किया था? जनरल डायर ने। नेक्स्ट बात करते हैं तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट कहाँ पे हुआ था? पंजाब में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पंजाब में। ये बात याद रखिएगा। अ लार्ज क्राउड हैड गैदर इन द इनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। बहुत सारा भीड़ जो है ना वो जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, इकट्ठा हुआ था। क्यों इकट्ठा हुआ था? क्योंकि वहाँ पे चल रहा था क्या, यहाँ पे बैसाखी का फेस्टिवल चल रहा था। Being from outside the city, many villagers were unaware about the martial law that had been imposed। ये जो जलियांवाला बाग है सिटी से बहुत दूर है, तो बहुत सारे जो विलेजर्स थे वो मार्शियल लॉ से परिचित नहीं थे कि मार्शियल लॉ होता क्या है। इसलिए वो 2 से या फिर 4 से ज़्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठा हो गए, और जैसे ही वहाँ पे मार्शियल लॉ का वायलेशन हुआ, मार्शियल लॉ का उल्लंघन हुआ, तो डायर ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे वहाँ पे एंट्री कर लिया। मतलब कि जलियांवाला बाग में डायर आया और दोनों गेट को यहाँ पे क्लोज कर दिया, मतलब ब्लॉक कर दिया, और यहाँ पे सीधे क्या करने लगे, यहाँ पे फायरिंग स्टार्ट कर दी। क्या कर दिया भाई साहब, यहाँ पे फायरिंग स्टार्ट कर दी। तो जैसे फायरिंग स्टार्ट किया तो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल क्या हो गए, डेथ हो गया, और कुछ यहाँ पे इंजर्ड हो गए। यही था कि आपका जलियांवाला बाग इंसिडेंट। अब आगे बात करें तो जब महात्मा गांधी थे ना, नाउ फील टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड मूवमेंट इन इंडिया। जलियांवाला बाग के ख़त्म होने के बाद अब ये बहुत ही बड़ा मूवमेंट को लॉन्च करने का सोच रहे थे, क्योंकि जैसे ही जलियांवाला बाग में कितने लोगों का मृत्यु हुआ,
तो ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये मोरल इफेक्ट को क्लियर कर रहा है कि जो सत्याग्रही इसका माइंड है ना वो टेरर में बदलता जा रहा है। तो महात्मा गांधी ने क्या सोचा कि ये लॉन्च करेंगे, क्या ब्रॉड इंडिया में सबसे बड़ा मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदू एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर टुक अप द खिलाफत इशूज। इनको एक मूवमेंट इनको इतना अच्छा लगा जो कि था आपका खिलाफत इशू। इनको एक अपॉर्चुनिटी लगा कि इस खिलाफत मूवमेंट में ये हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यूनाइट कर सकते हैं। आगे बात करें तो अब आता है आपके यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहाँ पे क्या है, आइए देखते हैं। हिंद स्वराज के बारे में जानिए। हिंद स्वराज क्या है? हिंद स्वराज यहाँ पे गांधी जी का एक बुक है। क्या है? गांधी जी का एक बुक है जो कि 1909 में यहाँ पे लिखा गया था। ये जो मूवमेंट है ना, ये कई सारे स्टेजेस में बटे हैं। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये कई सारे स्टेजेस में बटा है। इन केस ऑफ गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन ऑफ फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैंपेन वुड बी लॉन्च। गांधी जी ने सोच लिया था अगर इसमें यहाँ पे इनको प्रॉब्लम होगा, मतलब कि ये मूवमेंट अगर फेल होगा, इसके बाद ये फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देंगे। आगे बात करते हैं। Through the summer of 1920, Mahatma Gandhi and Shaukat Ali traveled extensively between September and December and interstitial within the Congress. At the Congress session at Nagpur in December 1922, comparison work to non-cooperation program was adopted. यहाँ पे जो गांधी जी के साथ कौन है? शौकत अली है। ये 1920 के समर में क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं लोग इसके बारे में, खिलाफत के बारे में। सितंबर से जो दिसंबर का टाइम है ना, इसमें कांग्रेस इस खिलाफत के बारे में क्या कर रहे हैं, टजल कर रहे हैं, मतलब बातचीत कर रहे हैं लोग। जब फाइनली इसका डिसीजन लिया जाता है ना, तो जो नागपुर सेशन है कांग्रेस का 1920 में, उसमें यहाँ क्या किया गया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया था। क्या कर लिया गया था? अडॉप्ट कर लिया गया था किसमें? नागपुर सेशन दिसंबर 1920 में। आगे बात करें। अब बात करते हैं जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कई सारे स्टेजेस में बटा हुआ था। उसका पहला स्टेज है क्या? मूवमेंट इन टाउन्स। तो टाउन्स में कैसे मूवमेंट हुआ, आइए देखते हैं। तो टाउन्स में जो मूवमेंट था वो मिडिल क्लास के लोग के पार्टिसिपेट किए थे और उन्हीं के द्वारा किया गया था। थाउजेंड्स ऑफ जो स्टूडेंट थे वो स्कूल को लेफ्ट कर दिए थे, मतलब कि स्कूल को छोड़ दिए थे, स्कूल जाना बंद कर दिए थे। जो गवर्नमेंट का स्कूल था उसमें भी बच्चे नहीं जा रहे थे। कॉलेजेस हो गया, हेड मास्टर हो गया, टीचर हो गया, ये क्या करते थे, रिजाइन कर दिए थे। जो लॉयर थे वो अपने लीगल प्रैक्टिसेस को गिव अप कर दिए थे। जो काउंसिल इलेक्शन था ना पार्टी का, वो बाइकआउट हो गया था। बहुत सारे प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मद्रास प्रोविंस काउंसिल इलेक्शन को बाइकआउट नहीं किया था और सभी लोग बाइकआउट कर दिए थे। अब बात करें किसके बारे में, नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका यहाँ पे इसी के बारे में, मूवमेंट इन टाउन्स में। टाउन्स में क्या किया गया था, जो फॉरेन गुड्स है ना उनको, उसको भी बाइकआउट कर दिया गया था। जो लिक्वर शॉप है उसको पिकेट कर दिया गया था। पिकेट का मतलब यहाँ पे बंद कर दिया गया था। और जो फॉरेन क्लॉथ है उसको यहाँ पे जला दिया गया था। जो इंपोर्ट है फॉरेन क्लॉथ का वो हाफ हो गया था 1921 और 1922 में। बहुत जगहों पे देखेंगे तो जो मर्चेंट है और ट्रेडर्स है ना, ये ट्रेड करने के लिए रिफ्यूज़ कर दिए हैं फॉरेन गुड्स का। मतलब कि अब ये फॉरेन गुड्स का ट्रेड नहीं करेंगे, फॉरेन ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे ये बाइकआउट मूवमेंट स्प्रेड हुआ है तो जो लोग हैं ये क्या करने लगे हैं, अब ये इम्पोर्टेड क्लॉथ को यूज़ करना बंद कर दिए हैं, मतलब कि डिस्कार्ड कर दिए हैं। अब ये इंडियन क्लॉथ को यहाँ पे यूज़ करना स्टार्ट कर दिए हैं, जिससे इंडियन टेक्सटाइल मिल को फ़ायदा हुआ है। अब बात करें क्यों स्लो हुआ था इसमें टाउन्स में। इसलिए स्लो हुआ था क्योंकि जैसे ही इंडियन टेक्सटाइल लोग यूज़ करने लगे तो इंडियन टेक्सटाइल में एक आता है आपके यहाँ पे खादी। गांधी जी ने कहा है कि खादी यूज़ करने के लिए, लेकिन खादी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था, जिसके वजह से यहाँ पे ये पुअर पीपल इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। इसलिए वो फिर से चले गए किसमें, फॉरेन क्लॉथ को यूज़ करने। इसी के कारण ये मूवमेंट यहाँ पे स्लो हो गया था।
और जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन था जैसे कि आपका स्कूल कॉलेजेस हो गया, लॉयर जो हो गए, ये फिर से अब रिटर्न हो गया अपने पोस्ट पे, क्योंकि अब इनको कोई भी फ़ायदा नहीं दिख रहा था। अब बात करें रिवेलियन इन कंट्री साइड, मतलब कि कंट्री साइड में कैसे यहाँ पे रिवेलियन हुआ था। कंट्री साइड में आपको दो लोगों का रिवेलियन पढ़ना है। पहला आपको पढ़ना है पीजेंट का और दूसरा आपका यहाँ पे हो जाएगा ट्राइबल्स का। तो पीजेंट का हम देखते हैं ना, तो पीजेंट का मेनली यहाँ पे हुआ है कहाँ पे, अवध में। तो जो अवध आपका यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे अवध जो दिख रहा है, ये जो एरिया है इसको हम बोलेंगे अवध। इस अवध में आप देखेंगे जो पीजेंट्स हैं वो बाबा रामचंद्र के द्वारा लेड किए जा रहे थे। किसके द्वारा, मतलब कि लीडर कौन है यहाँ पे अवध में, बाबा रामचंद्र यहाँ पे लीडर हैं। जो मूवमेंट था ये तालुकदार और लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट था, मतलब कि तालुकदार और लैंडलॉर्ड के विरोध में था। जो पीजेंट है ना वो बेगार करने के लिए और लैंडलॉर्ड के घर पे काम करने के लिए बिना किसी पेमेंट के यहाँ पे मजबूर कर दिया गया था। मतलब कि लैंडलॉर्ड जो है ना वो पीजेंट को मजबूर करके कह रहा है कि वो उसको बेगार करेगा। बेगार मतलब कि वो उसको बिना पैसे दिए काम करवाएगा, उसके घर पे बिना पैसे दिए काम करवाएगा या फिर कहीं भी जगह पे काम करवाएगा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं देगा। इसी को हम बोलते हैं बेगार। यहाँ पे जो आपका लैंडलॉर्ड था वो पीजेंट से क्या करवा रहा है, बेगार करवा रहा है बिना किसी पैसा दिए। जो पीजेंट मूवमेंट है वो क्या डिमांड कर रहा है, वो सिर्फ तीन ही चीज़ डिमांड कर रहा है कि रिवेन्यू को कम कर दिया जाए और जो बेगार है उसको यहाँ पे अबॉलिश कर दिया जाए, और जो सोशल लीडर्स है जैसे कि लैंडलॉर्ड्स हो गया, तालुकदार हो गया, इनका बाइकआउट किया जाए। मतलब कि यहाँ पे बेगार को हटा दिया जाए। बेगार मतलब कि वही बिना पैसा दिए काम करना। यहाँ पे जो रिवेन्यू था, मतलब कि जो उनसे टैक्स लिया जा रहा था उसको भी कम किया जाए, और जो लैंडलॉर्ड हो गए, तालुकदार हो गए, ऐसे लोगों को क्या किया जाए, बाइकआउट किया जाए। कई सारे जगहों पे आप देखेंगे तो नाई धोबी बंद को ऑर्गेनाइज किया गया था। किसको, नाई धोबी बंद को। ये आपको पूछेगा कहाँ पे किस मूवमेंट में हुआ था, अवध पीजेंट मूवमेंट में हुआ था नाई धोबी बंद। बात करें नेक्स्ट तो आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, जून 1920 में जो जवाहरलाल नेहरू है ना वो अवध के विलेजेस के अराउंड आए, और अक्टूबर में अवध किसान सभा को बनाया गया था जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा हेड किया जा रहा था। और बाबा रामचंद्र, इसमें कौन कौन था, अवध की किसान सभा में कौन कौन था, आपका जवाहरलाल नेहरू थे, बाबा रामचंद्र थे और कुछ और लीडर्स थे। कब फॉर्म हुआ था अवध किसान सभा, अक्टूबर में फॉर्म हुआ था। जो कांग्रेस का एफर्ट था वो अवध पीजेंट को क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया वाइडर स्ट्रगल से। जैसे ही अवध का मूवमेंट यहाँ पे स्प्रेड हुआ 1921 में, जो तालुकदार और मर्चेंट्स के जो हाउसेस हैं उनको अटैक किया गया, मतलब कि बाजार को यहाँ पे लूट लिया गया, और बहुत सारे यहाँ पे क्या हुआ, वायलेंट स्ट्रगल हो गया। कई सारे जगह पे आप देखेंगे जो लोकल लीडर्स हैं वो कहने लगे कि गांधी जी ने कहा है कि गांधी जी ने डिक्लेयर किया गया है कि आप कोई भी टैक्स मत दो, मतलब कि कोई भी टैक्स पेड मत करो, और जो लैंड है आपको बीच में फिर से क्या होगा, रिडिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि गांधी जी के मैसेज को यहाँ पे री इंटरप्रेट किया जा रहा है। मतलब कि गांधी जी ने कहा था कि यहाँ पे वॉयलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉयलेंस को हो रहा है। लेकिन गांधी जी ने क्या किया था, नहीं होना चाहिए, लेकिन वॉयलेंस हो रहा है। यहाँ पे गांधी जी ने कहा नहीं था कि उनको यहाँ पे टैक्स नहीं देना, लेकिन यहाँ पे गांधी जी के मैसेज को री इंटरप्रेट किया जा रहा है। अब बात करें आगे अगर हम, तो ट्राइबल की बात कर रहे हैं। तो अभी हमने पीजेंट का बात किया था, अब ट्राइबल की बात कर रहे हैं। तो ट्राइबल में कौन कौन सा आ जाएंगे, आपका यहाँ पे कूदाम हिल्स हैं, आंध्र प्रदेश में कूदाम हिल्स हैं। वो इंस्टेंसेस एंड द मिलिटेंट गवर्नर मूवमेंट स्प्रेड इन अर्ली 1920s। आपका कूदाम हिल्स के आसपास यहाँ पे ट्राइबल मूवमेंट हुआ था आंध्र प्रदेश में 1920s के टाइम पे। जो लोगों का यहाँ पे लाइवलीहुड है ना वो यहाँ पे अफेक्ट हुआ था। उनका जो ट्रेडिशनल राइट है उसको छीन लिया गया था, डिनाई कर दिया गया था उनके ट्रेडिशनल राइट को और लाइवलीहुड को। मेजर प्रॉब्लम यही था। और जब गवर्नमेंट यहाँ पे लोगों को फोर्स करने लगी बेकार करने के लिए,
रोड बनाने के लिए हिल पीपल क्या कर दिए, रिवॉल्ट कर दिए। मतलब कि इनसे क्या किया जा रहा है, बेकार मजदूरी कराई जा रही है। यहाँ पे रोड को बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो इसी के कारण यहाँ पे जो हिल के पीपल है क्या करती है, रिवॉल्ट करती हैं। इसके मेन लीडर कौन है, अल्लूरी सीतारामन राजू। अल्लूरी सीताराम राजू यहाँ के मेन लीडर हैं। जो राजू हैं वो महात्मा गांधी के ग्रेट फैन हैं। क्या है, ग्रेट फैन है। लेकिन वो सारी चीज़ों से इंस्पायर थे, बस वो एक चीज़ के अगेंस्ट थे, जो कि था क्या, जो कि था यूज ऑफ वायलेंस। मतलब कि अल्लूरी सीतारामन राजू चाहते थे कि वायलेंस से काम लिया जाए, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा है कि वायलेंस से काम नहीं लेना है। यहाँ तक कि जो अल्लूरी सीतारामन राजू थे ये खादी का यूज सपोर्ट कर रहे थे कि लोग खादी का यूज करें, आपका ड्रिंकिंग को लीव कर दें, मतलब कि ड्रिंकिंग को गिव अप कर दें, खादी का यूज करें। बस वही एक चीज़ के अगेंस्ट है, जो कि था वायलेंस। मतलब कि ये वायलेंस करना चाहते थे, गांधी जी वायलेंस करना नहीं चाहते थे। आगे बात करें नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका गोदाम रिवल्स, मतलब कि वही टॉपिक चल रहा है आपका अल्लूरी सीताराम राजू वाला। जो गोदाम रिवल्स है ना, मतलब कि जो आपका ट्राइबल लोग हैं गोदाम के, गोदाम हिल्स के, वो पुलिस स्टेशन पे अटैक कर दी, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मार दिए और गुरिल्ला वॉर यहाँ पे क्या हो गया, स्टार्ट हो गया था। जो राजू थे उनको यहाँ पे बाद में जैसे यहाँ पे वॉर स्टार्ट हुआ तो राजू को यहाँ पे कैप्चर्ड कर लिया गया और उनको फाइनली मार दिए गए 1924 में। समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो हमने यहाँ पे ट्राइबल की बात किया यहाँ पे और पीजेंट की बात किया। तो ट्राइबल में यहाँ पे अल्लूरी सीताराम राजू मेन लीडर बन के आ रहे हैं। पीजेंट में यहाँ पे बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू मेन लीडर बन के आ रहे हैं। समझ में आ गया। तो अभी तक इतना हमने बात कर लिया, अब बात कर रहे हैं प्लांटेशन में स्वराज के बारे में। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 जो प्लांटेशन वर्कर थे उनको एक परमिट चाहिए टी गार्डन से दूर जाने के लिए। विदाउट परमिशन एंड इनफैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो 1859 का है, पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट होता क्या है। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें वर्कर्स को उस प्लांटेशन को छोड़ के बाहर जाने नहीं दिया जाता था। इसमें उनको एक स्पेशल परमिट लेना पड़ता था जिससे वो बाहर जा सकते थे। लेकिन उनको ये जो स्पेशल परमिट था ना, वो बहुत रेयर केस में दिया जा रहा था। मतलब कि ज़्यादातर उनको नहीं दिया जा रहा था, उनको अपने घर जाने के लिए नहीं दिया जा रहा था। जो प्लांटेशन वर्कर हैं आसाम में, उनके लिए जो फ्रीडम का मतलब है कि वो फ्रीली उस प्लांटेशन से अंदर और बाहर जा सके बिना किसी के रोक से। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्लांटेशन वर्कर के लिए फ्रीडम का मतलब क्या था। कि फ्रीडम का मतलब उनके लिए यही था कि वो बिना किसी के रोक से प्लांटेशन के अंदर या फिर बाहर जा सके। किसके लिए, प्लांटेशन वर्कर के लिए। आगे बात करें इसी में, तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर प्लांटेशन से बाहर आ गए और वो अपने घर जाने लगे, इसी बिलीफ में कि जो गांधी राज अब आ रहा है और यहाँ पे सभी लोग को अब उनके विलेज में उनको ज़मीन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये अपने घर पे नहीं जा पाए, क्योंकि जब ये रास्ते में जा रहे थे तो रेलवे वर्कर का स्ट्राइक था। उसी में इनको जो प्लांटेशन के लोग थे इनको पकड़ लिए और खूब मारे इनको। इसी के कारण ये फिर से क्या हो गया, यहाँ पे प्लांटेशन में लौट के आ गए। वाई दिया ना, वाई का मतलब यही जगह फिर से इनको पकड़ लिया गया था और इनको बीट किया गया था, बीटन किया गया था, मारा गया था। अब आता है सिविल डिसोबीडियंस की तरफ। मतलब कि अब चलते हैं हम सिविल डिसोबीडियंस की तरफ। जैसे ही गांधी जी को लगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ पे फेल हो रहा है, तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ चले गए। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने के लिए सोचे। ये क्यों सोचे, क्योंकि इन्हें लगता था कि जो सत्याग्रही है ना उनको ज़्यादा ट्रेनिंग का ज़रूरत है, और क्योंकि वो अभी स्ट्रगल के लिए अभी तैयार नहीं हुए हैं। गांधी जी को क्या लगता था कि सत्याग्रही को और ट्रेनिंग का ज़रूरत है अभी, इसीलिए ये नॉन कॉपरेशन को कॉल ऑफ कर रहे थे।
आगे बात कर रहे हैं हम आपका। तो कांग्रेस के ही अंदर जो कुछ लीडर्स हैं ना, वो चाहते थे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, लेकिन गांधी जी ने क्या कर दिया था, गांधी जी ने इलेक्शन को बाइकआउट कर दिया था। टू प्रोविंशियल काउंसिल दैट हैज़ बीन हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ ऐसे लीडर थे जो चाहते थे कि वो क्या करें, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1919 में हेल्ड शेड्यूल किया गया था। जो CR दास है और मोतीलाल नेहरू है, ये स्वराज पार्टी को बना लिया और कांग्रेस टू आर्ग्यू रिटर्न टू द काउंसिल पॉलिटिक्स। और कांग्रेस ये आर्ग्यू करने लगे कि फिर से हम काउंसिल पॉलिटिक्स में रिटर्न कर रहे हैं, मतलब कि CR दास और मोतीलाल नेहरू क्या कर दिया, अब काउंसिल पॉलिटिक्स में रिटर्न कर लिया और एक अपना पार्टी बना लिया जिसका नाम था स्वराज पार्टी। तो क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी किसने बनाया था, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाया था। बट यंगर लीडर लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन फॉर फुल इंडिपेंडेंस। आपका जो CR दास और मोतीलाल नेहरू हैं, इनको सिर्फ इस हाफ इंडिपेंडेंस में मज़ा आ रहा था, लेकिन जो यंगर लीडर्स है जैसे कि आपका होगा सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये चाह रहे थे कि उनको फुल इंडिपेंडेंस मिले, इस छोटी मोटी आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। अब आगे बात कर रहे हैं हम अगर, तो इंडियन पॉलिटिक्स टूवर्ड लेट 1920। इंडिया का पॉलिटिक्स लेट 1920 के दौरान के बारे में बात किया जा रहा है। फर्स्ट इफेक्ट वाज द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड द सेकंड इफेक्ट वाज द फॉलिंग एग्रीकल्चर प्राइसेस। इंडिया के पॉलिटिक्स में पहला इफेक्ट था कि जो वर्ल्ड वाइड में क्या होता, मतलब कि पूरे दुनिया में यहाँ पे पहली बात है कि इकोनॉमिक डिप्रेशन आया हुआ था, मतलब कि सारी चीज़ों के प्राइजेस यहाँ पे फॉल हो गया था, एग्रीकल्चरल चीज़ों के भी प्राइजेस यहाँ पे कम हो गया था। जैसे ही एग्रीकल्चरल गुड का डिमांड इंक्रीज हुआ तो एक्सपोर्ट यहाँ पे क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, और जो पीजेंट है वो अपने चीज़ों को सेल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि एक्सपोर्ट यहाँ पे डिक्लाइन हो गया। इसके वजह से उनका जो हार्वेस्ट था और पे था रिवेन्यू के लिए, वो भी नहीं हो पा रहा था। तो 1930s के दौरान कंट्री साइड जैसे वॉज इन टर्मोइल, क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका हो गया है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अगर अगला, तो हम बात करेंगे साइमन कमीशन। इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बात किया जा रहा है, तो पहला क्या आ गया आपका, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा साइमन कमीशन। मतलब कि दो चीज़ यहाँ पे लेट 1920s के दौरान हुआ था। पहला कि इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था, दूसरा यहाँ पे साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन क्या है, जो नया टॉरी गवर्नमेंट है ब्रिटिश में, मतलब कि ब्रिटेन में जो नया टॉरी गवर्नमेंट बना है, वो एक स्टैट्यूटरी कमीशन को फाउंड किया है, कॉन्स्टिट्यूट किया है, जिसको सर जॉन साइमन यहाँ पे चलाएंगे भारत के लिए। मतलब कि जो ब्रिटेन के गवर्नमेंट है उसका नाम है टोरी गवर्नमेंट है। जो टोरी गवर्नमेंट है ये भारत के लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन को बनाता है। ये स्टैट्यूटरी कमीशन सर जॉन साइमन लीड कर रहे थे। ये सर जॉन साइमन के अंडर में रहता था। ये इसलिए बनाया गया था ताकि भारत में जो नेशनल मूवमेंट हो रहा है ना, उसका रिस्पॉन्स ब्रिटेन में जाके बताया जा सके, मतलब कि उसका रिस्पॉन्स इजीली ब्रिटेन में बताया जा सके। इसलिए क्या बनाया गया, साइमन कमीशन या फिर स्टैट्यूटरी कमीशन बनाएगा। स्टैट्यूटरी कमीशन, ये जो कमीशन था, लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। समझ में आ गया यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे समझना है कि साइमन कमीशन क्यों आया था। साइमन कमीशन यहाँ पे सर जॉन साइमन के अंडर में आया था और ये इंडिया में आकर क्या करेगा, इंडिया से जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहे हैं इसका रिस्पॉन्स ब्रिटेन में जाके उसको एक राजा रानी को देगा। जो साइमन कमीशन है वो 1928 में यहाँ पे इंडिया में अराइव हो गया था। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन डेमोन्स्ट्रेशन। सारी पार्टियां जो हो गए, जो कि कांग्रेस पार्टी हो गया या फिर मुस्लिम लीग हो गया, ये इसका डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे, मतलब इसको विरोध कर रहे थे, मतलब किसके विरोध में थे, साइमन कमीशन के विरोध में थे। इसीलिए वो एक नारा बोलते हैं, साइमन गो बैक। क्या बोलते हैं, साइमन गो बैक। आगे बात करें, in an effort to win over the Viceroy Lord Envy announced October 1929 a vague offer of domain status for India in
specified future and a round table conference discussed a future constitution। इसी एफर्ट में जो आपका लॉर्ड इरविन है, जो कि हमारे भारत का क्या है, वाइसराय है। क्या है, वाइसराय। ये अक्टूबर 1929 में अनाउंस करते हैं एक वेग ऑफर मतलब कि घटिया ऑफर, कि ये डोमिनियन स्टेटस दे रहा है भारतीयों को। डोमिनियन स्टेटस का मतलब कि भारतीयों को आधा आज़ादी दे रहा है। इस डोमिनियन स्टेटस के अंदर ये होता था कि नेशनल चीज़ों पे क्या रहेगा, ब्रिटेन का अधिकार रहेगा, और जो लोकल चीज़ें हैं, लोकल पे यहाँ पे इंडियन पीपल का अधिकार रहेगा। नेशनल मतलब कि डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, और आपका यहाँ पे कुछ भी करे, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, इन सब पे कौन कौन ध्यान देगा, ब्रिटेन ध्यान देगा। मतलब कि सब वो ब्रिटिशर्स करेंगे, लेकिन जो लोकल हो गया आपका यहाँ पे, लोकल इंडिया का काम हो गया, ये सब कौन करेगा, आपका इंडियन लोग करेंगे। यही था कि आपका डोमिनियन स्टेटस यही दे रहा था कौन, वाइसरॉय इरविन, और बोल रहा था कि आपको सेकंड राउंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा उसको यहाँ पे अटेंड करना है। तो आगे क्या होता है आइए देखते हैं। जो दिसंबर 1929 है ना, उसमें जो प्रेसिडेंसी है जवाहरलाल नेहरू का, ये लाहौर कांग्रेस सेशन में फॉर्मलाइज कर देते हैं पूर्ण स्वराज या फिर फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। दिसंबर 1920 जो आपका यहाँ पे कौन था, लॉर्ड इरविन क्या दे रहा है, हाफ इंडिपेंडेंस दे रहा है। क्या दे रहा है लॉर्ड इरविन, जो आपका इरविन है ये यहाँ पे दे रहा है हाफ इंडिपेंडेंस। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू हैं ये अपने लाहौर कांग्रेस सेशन में दिसंबर 1929 में डिक्लेयर कर देते हैं कि अब ये पूर्ण स्वराज के डिमांड की तरफ जाएंगे, भारत के लिए फुल इंडिपेंडेंस की तरफ जाएंगे। इसीलिए 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर करते हैं कि अब इसको हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाएगा, लेकिन जो सेलिब्रेशन था उसमें बहुत ही कम अटेंशन था, मतलब कि बहुत ही कम लोग आए थे इंडिपेंडेंस डे को मनाने के लिए। तो इस कंडीशन को गांधी जी ने देखा और उन्होंने सोच लिया कि अब यहाँ पे बहुत ही कम लोग आए हैं, तो इसको अगर इस लोगों को बढ़ाने के लिए एक कॉमन चीज़ लेना पड़ेगा, जो कि गरीब हो गया या फिर अमीर हो गया, इन सब के बीच में कॉमन है। तो ये कॉमन चीज़ को लेते हैं सॉल्ट। क्या लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं। मतलब कि सॉल्ट एक ऐसा चीज़ है जो कि गरीब से लेके अमीर तक सभी लोग खाते हैं, इसलिए इन्होंने सॉल्ट को लिया और सॉल्ट टैक्स को ब्रेक कर दिया, जिससे ये क्या कर दिए, लोगों का अटेंशन बना पाए किसके ऊपर, ये पूर्ण स्वराज के ऊपर। बात करें सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में, तो 31 जनवरी 1930 में जो वाइसरॉय इरविन है, इसको गांधी जी ने एक लेटर लिखा था जिसमें 11 डिमांड था। इस 11 डिमांड में एक डिमांड था आपका क्या, सॉल्ट टैक्स को ब्रेक करना। Some of these were the general interest, other of the specific demand for different classes for industrial and pleasant. The idea was to make demand wide ranging. The most staring of all was the demand to abolish the सॉल्ट टैक्स। जो मोस्ट कॉमन था ना वो क्या था, सॉल्ट टैक्स के डिमांड को अबॉलिश करना। The tax on salt and the government monopoly over its production most oppressive phase of British rule। जो सॉल्ट पे टैक्स था ना वो ब्रिटिश रूल का बहुत ही ऑपरेसिव फेज था, मतलब कि बहुत ही ऑपरेशन वाला फेज था। जो महात्मा गांधी का जो लेटर था वो अल्टीमेटम में था, किस में था, अल्टीमेटम में था। जो महात्मा गांधी है अपने फेमस सॉल्ट मार्च को स्टार्ट करते हैं अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ। ये मार्च 240 मील का था और गांधी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं साबरमती आश्रम से लेकर के गुजरात के दांडी तक। कहाँ तक, गुजरात के दांडी तक। इनके जो वॉलंटियर हैं वो 24 दिन 10 माइल 24 दिन तक यहाँ पे क्या किए, वॉक की, और हर दिन ये 10 माइल को चलते थे। ऐसे करके इन्होंने क्या कंप्लीट किया, सॉल्ट मार्च कंप्लीट किया। और वहाँ 6 अप्रैल कहाँ पे, दांडी में जब ये पहुँचे तो 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे
सॉल्ट को ब्रेक कर दिया। सॉल्ट को क्या कर दिया, यहाँ पे जो सॉल्ट पे यहाँ पे टैक्स था ना, ये खुद सॉल्ट को मैन्युफैक्चर कर दिए और यहाँ पे सॉल्ट लॉ का यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। हाउ वॉज द मूवमेंट डिफरेंट विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? थाउजेंड्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट फैक्ट्रीज। मतलब कि गवर्नमेंट का फैक्ट्री, ब्रिटिशर्स का फैक्ट्री वही सामने है और गांधी जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर रहे हैं और वहाँ पे उनका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। As the movement spread, foreign cloth was boycotted and liquor shop were picketed. Peasant refused to pay revenue and चौकीदारी टैक्स। अब यहाँ पे जान रहे हो क्या चल रहा है, यहाँ तक आपका क्या हो गया, सॉल्ट लॉ, यहाँ पे सॉल्ट जो दांडी मार्च था वो कंप्लीट हो गया है। अब स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लीजिएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब बात करेंगे हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। तो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, जैसे ही बढ़ा तो जो फॉरेन क्लॉथ था उसको लोग बाइकआउट करने लगे, यहाँ पे लिक्वर शॉप को पिकेट करने लगे। जो पीजेंट थे वो चौकीदारी टैक्स को देने से रिफ्यूज़ कर दिए। विलेज के जो ऑफिशियल थे वो रिज़ाइन कर दिए और कई जगहों पे जो फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट लॉ को वायलेट किया गया था। लोग रिजर्व फॉरेस्ट में एंटर कर रहे थे बिना किसी परमिशन से और अपने कैटल्स के लिए ग्रेजिंग कर रहे थे। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है ना, वो अब कांग्रेस लीडर को अरेस्ट करना स्टार्ट कर देती है। जब अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट किया गया 1939 में, तो जो एंग्री क्राउड, मतलब कि लोग अब खूब गुस्से में हो गए और जो गलियाँ थे ना वहाँ पे यहाँ पे अब वायलेंट स्ट्रगल स्टार्ट करने लगे। एक महीने बाद गांधी जी को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया। सोलापुर के जो वर्कर थे वो पुलिस पोस्ट पे अटैक कर दिए। म्यूनसिपल बिल्डिंग हो गया, लॉ कोर्ट हो गया, सब क्या हो गया, वायलेंट स्ट्रगल में ब्रेक हो गया। मतलब कि आप सिर्फ एक चीज़ समझिए, जैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ वायलेंस स्टार्ट हो गया। यही बात आपका क्या रहेगा, समझिएगा। A frightened group responded with a policy of brutal repression. Peaceful satyagrahi were attacked, women and children were beaten, and about 1 lakh people were arrested. लगभग 1 लाख लोग क्या हुए, अरेस्ट हुए। यहाँ पे क्या हुआ, जो पीसफुल सत्याग्रही थे वो वुमेन पे, चिल्ड्रन पे अटैक कर दिया, खूब मारा पीटा हुआ, यहाँ पे वायलेंस हो गया था। जो महात्मा गांधी है वो डिसाइड किए कि अब कॉल ऑफ कर देंगे किसको, कॉल ऑफ करेंगे मूवमेंट को, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, और इरविन से एक पैक्ट साइन करेंगे 5 मार्च 1931 को। इस गांधी इरविन पैक्ट में ये था कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जाएंगे लंदन में और यहाँ पे जो इरविन था ना वो सारे पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज़ कर देगा। तो जैसे ही सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जाते हैं ना, दिसंबर 1931 में जो गांधी जी हैं वो लंदन जाते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पे इनके साथ नेगोशिएशन होता है, मतलब कि इनका बात कोई नहीं सुन रहा था और ये फिर भारत आते हैं डिसअपॉइंटेड। जैसे ये भारत आते हैं तो इन देखते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको जेल से छोड़ा नहीं गया है, बल्कि और लोगों को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है। जो गफ्फार खान है और जवाहरलाल नेहरू हैं, ये दोनों लोग कहाँ पे जेल में हैं। द कांग्रेस हैड बिन डिक्लेयर, कांग्रेस को इन्होंने इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है और जो मेजर्स हैं वो यहाँ पे इम्पोज कर दिया गया है अब बाइकॉट्स के अगेंस्ट। अब बात कर रहे हैं जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इसके खिलाफ लोग कैसे रिएक्ट किए। तो यहाँ पे देखा गया जो पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ना, वो जैसे ही फेल हुआ तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि दूसरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने का। अब देखते हैं कि जो पार्टिसिपेंट थे वो कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए हैं। हम पहले बात करेंगे रिच पीजेंट कम्युनिटीज़ का। तो कंट्री साइड में जो रिच पीजेंट्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि पाटीदार सब गुजरात हो गए, जाट सब उत्तर प्रदेश हो गए, ये क्या करने लगे, ये कॉमर्शियल क्रॉप को प्रोड्यूस करते थे। किस क्रॉप को, कॉमर्शियल क्रॉप को।
दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइजेस। ये बहुत ही दुखी थे ट्रेड डिप्रेशन के कारण और एग्रीकल्चर के जो दाम थे उसके घटने के कारण। As their cash income disappeared, they found it impossible to pay the government revenue demand। जैसे इनका जो कैश इनकम था वो कम हो गया तो ये देखे कि अब इम्पॉसिबल है कि गवर्नमेंट को रिवेन्यू पे कर सकेंगे। एंड द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रिवेन्यू डिमांड लेड टू वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट। These rich peasants become enthusiastic supporters of civil disobedience movement, organizing their communities and at times forcing reluctant members to participate in the boycott program। जो रिच पीजेंट है ना वो बहुत ही उत्साह के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। वो अपने कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करते हैं और यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, बाइकआउट प्रोग्राम में। अब जो रिच पीजेंट हैं उनके लिए स्वराज का मतलब है कि वो हाई रिवेन्यू के अगेंस्ट फाइट कर सकें। बट देयर वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931। बट ये जो रिच पीजेंट थे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए जब मूवमेंट 1931 में कॉल ऑफ हो गया और रिवेन्यू रेट भी यहाँ पे इंक्रीज नहीं किया गया था, रिवाइज नहीं किया गया था। यही था क्या डिसअपॉइंट हो गए कौन, रिच पीजेंट। अब बात करते हैं किसके बारे में, पुअर पीजेंट के बारे में। जो पुअर पीजेंट थे वॉज नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग द रिवेन्यू डिमांड। इस सिर्फ रिवेन्यू डिमांड को कम करने में इंटरेस्ट नहीं रख रहे थे। मैनी ऑफ देम वर स्मॉल टेनेंट। जो पुअर पीजेंट है ना उनमें से कई सारे लोग स्मॉल टीनेंट है। यहाँ पे टीनेंट का मतलब है ऐसे लोग जो दूसरे के ज़मीने में जाके काम करें। लैंड फॉर रेंटेड फॉर फ्रॉम लैंडलॉर्ड, मतलब कि लैंडलॉर्ड से रेंट लेकर के उस ज़मीन में काम करें। एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड कैश इनकम dwindled, the small tenant found it difficult to pay their rent। जैसे ही डिप्रेशन आया, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो जो स्मॉल टेनेंट है वो रिवेन्यू को पे नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे जो आपका इनकम था उसका कम हो गया था। They wanted to अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू रिमिटेड। ये जो पुअर पीजेंट था ये चाहता था कि जो रेंट है ना वो लैंडलॉर्ड के द्वारा रिमिट कर दिया जाए, मतलब कि छूट कर दिया जाए, मतलब कि लैंडलॉर्ड के द्वारा रेंट मांगा ना जाए। इसलिए बहुत सारे कैंपिंग में पार्टिसिपेट किए जो कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट द्वारा किया चलाया जा रहा था। जो कांग्रेस था वो इनको सपोर्ट नहीं करता था क्योंकि कांग्रेस सपोर्ट करता है इंडस्ट्रियलिस्ट को सिर्फ और सिर्फ। अब बात करेंगे इंडियन मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में। अभी तक हमने रिच पीजेंट और पुअर पीजेंट के बारे में बात किया है। अब बात करें मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में। तो पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान जो इंडियन मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इनको खूब सारा प्रॉफिट हुआ था और ये पावरफुल बन गए थे। कौन, इंडियन मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट। Keen on expanding their business, they now reacted against colonial policies, they restricted business activities। जो आपका बिजनेसमैन है या फिर जो आपका यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट है ये अपने बिजनेस के खिलाफ जो भी रेस्ट्रिक्शंस आ रहे थे उनको यहाँ पे क्या किया गया है, कॉलोनियल जो रेस्ट्रिक्शंस आ रहे थे उनको यहाँ पे अपोज किए गए लोग। They wanted protection against import foreign good, रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो वुड बी डिस्करेज इम्पोर्ट। ये चाह रहे हैं कि इनको क्या मिल सके, यहाँ पे फॉरेन गुड्स के इंपोर्ट की तरफ से प्रोटेक्शन मिल सके और जो रुपी का जो रेशियो है ना, रुपी और फॉरेन एक्सचेंज का रेशियो है उसे यहाँ पे डिस्करेज किया जाए। To organize business interest, they formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920 and Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry in 1927। इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए जो बिजनेसमैन है ये दो चीज़ फॉर्म करते हैं। पहला आपका है यहाँ पे इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, दूसरा है आपका फिक्की। इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 में फॉर्म करते हैं और फिक्की यहाँ पे 1927 में फॉर्म करते हैं। ये इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा लेड किया जा रहा था, जैसे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास हो गए, जीडी बिरला हो गए।
ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना वो कॉलोनियल कंट्रोल के ऊपर अटैक कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी में एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट व्हेन इट वाज फर्स्ट लॉन्च। जब पहली बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ था उसको इंडस्ट्रियलिस्ट द्वारा सपोर्ट मिला था। दे गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल इम्पोर्टेड गुड। ये इनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देते हैं और गुड्स को सेल और बाय करने में क्या करती है यहाँ पे इम्पोर्ट रिफ्यूज करती हैं कि ये सेल और बाय नहीं करेंगे। Most businessmen came to Swaraj as the time colonial restrictions on business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraint। जो ज़्यादातर बिजनेसमैन है ना उनके लिए जो स्वराज है वो यही है कि कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शन जो कि बिजनेस पे है वो यहाँ पे क्या किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए और यहाँ पे बिना किसी रेस्ट्रिक्शन इनको ट्रेड करने दिया जाए। जैसे ही राउंड टेबल कांग्रेस में फेल हो गए गांधी जी तो जो बिजनेस ग्रुप है ना वो यहाँ पे अपना इंथुसियास्टिक क्या कर दिया, खो दिया, मतलब कि वो ज़्यादा तक उत्सुक नहीं रहे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसीलिए जब दूसरी बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए लोग। दे वर अप्रिहेसिव एंड स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज़ एंड वरीड अबाउट। ये मिलिटेंट एक्टिविटीज़ के कारण वरी थे, मतलब कि घबराए हुए थे। आगे बात करें इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के बारे में। डिड नॉट पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर एक्सेप्ट इन नागपुर रीजन। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ज़्यादातर नहीं पार्टिसिपेट किए हैं, नागपुर रीजन को एक्सेप्ट करके। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस वर्कर स्टे अलूफ। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस के क्लोज आने लगे तो जो वर्कर यहाँ पे अलूफ रहने लगे, मतलब कि अकेले रहने लगे। बट इन स्पाइट ऑफ दैट सम वर्कर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लेकिन इसके अलावा कुछ वर्कर जो है ना वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कुछ वर्कर यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने सेलेक्टिवली अडॉप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज ऑफ गांधीयन प्रोग्राम। कुछ गांधीयन प्रोग्राम को आइडिया का सेलेक्ट करते हुए They were struck by the railway worker in 1930 and dockyard in 1932। रेलवे वर्कर और डॉक वर्कर के द्वारा स्ट्राइक किया है कब, 1930 और 1932 में। 1930 में हजारों में वर्कर जो छोटा नागपुर माइन है ना, टीन माइन है, वहाँ पे गांधी कैप को पहन के पार्टिसिपेट किया है बाइकआउट कैंपेन में। लेकिन जो कांग्रेस रिलक्टेंट है ना वो क्या किया है, वर्कर के डिमांड को स्ट्रगल के तरफ क्या किया है यहाँ पे यूज किया है। अब बात करते हैं वुमेन के बारे में। वुमेन यहाँ पे लार्ज अमाउंट में पार्टिसिपेट करती हैं। ये पार्टिसिपेट करती हैं मार्चेस में, बाइकआउट कैंपेन में। यहाँ पे जो फॉरेन क्लॉथ का क्या किया जलाया गया है उसमें। यहाँ पे लिक्वर शॉप में पार्टिसिपेट करती हैं वुमेन। कई सारी वुमेन जेल भी गई हैं। अर्बन एरिया में जो वुमेन है ना वो हाई कास्ट फैमिली से बिलोंग करती हैं और रूरल एरिया में जो वुमेन है वो लैंडलॉर्ड या फिर रिच पीजेंट के फैमिली से बिलोंग करती हैं। दे बिगन टू सी सर्विस टू द नेशन एज दे इज देयर ड्यूटी ऑफ द वुमेन। जो ड्यूटी ऑफ वुमेन होता है ना वो नेशन के तरफ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सर्विस करने का सोच रही हैं। दिस इंक्रीज पब्लिक रोल एंड नॉट नेसेसरी मीन रेडिकल चेंज इन द पोजीशन ऑफ वुमेन नॉट विजुअलाइज। इसके कारण उनका जो पब्लिक रोल है वो बढ़ेगा, उनका जो यहाँ पे पोजीशन है वुमेन का वो विजुअलाइज देखा जाएगा। गांधी जो गांधी जी है ना वो ये मानती हैं कि जो वुमेन का ड्यूटी है वो क्या है कि वो घर पे रहे, गुड मदर्स बनना और गुड वाइफ बनना। ये कौन सोचता था, ये सोचता था यहाँ पे गांधी जी सोचते थे। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और लंबे समय से जो कांग्रेस है ना वो वुमेन को अथॉरिटी या फिर पोजीशन नहीं दे रहा था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब कि वुमेन को पावर में नहीं आने दे रहा था। कौन, कांग्रेस। अब लास्ट टॉपिक आता है, सेकंड लास्ट टॉपिक, जो कि आपका है लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसमें पहला आता है अनटचेबल्स। अनटचेबल्स में आप पहला पॉइंट देखेंगे कि हैड बिगन टू कॉल इन देमसेल्फ दलित और ऑपरेसिव फ्रॉम 1930s।
ये अनटचेबल्स अपने आप को दलित कहने लगे कब से? 1930s से। फॉर अ लॉन्ग टाइम कांग्रेस इग्नोर्ड दलित फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज, द कंजर्वेटिव, हाई कास्ट हिंदू। जो कांग्रेस है ना, वो लंबे समय से दलित को यहाँ पे क्या कर रहा है? इग्नोर कर रहा है। ये क्यों इग्नोर कर रहा है? क्योंकि जो सनातनीज हैं वो अपने हाई कास्ट हिंदू से बिलोंग करते हैं। लेकिन जो महात्मा गांधी है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया जो स्वराज है ना, वो 100 ईयर्स इफ अनटचेबल्स वाज नॉट एस्टिमेटेड। महात्मा गांधी ने डिक्लेयर कर दिया कि स्वराज नॉट कम फॉर 100 ईयर। स्वराज 100 साल के लिए नहीं आता है, महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया। ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया, जाके टॉयलेट साफ किया पब्लिक ताकि, और यहाँ पे सत्याग्रह किया दलित के लिए ताकि दलित को यहाँ पे पब्लिक प्लेसेस में एंट्री दिया जाए। ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट को साफ किया। परसुएडेड अपर कास्ट गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी। अपर कास्ट को बोला कि वो अनटचेबिलिटी के सिन को यहाँ पे त्याग दें। Many Dalit leaders began organizing themselves demanding reserve seat। कई सारे दलित लीडर जो है ना वो रिजर्व सीट मांगने लगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, और सेपरेट इलेक्टोरेट मांगने लगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है ना, वो बिलीव कर रहा था कि प्रॉब्लम को रिजॉल्व हो जाएगा सोशल डिसेबिलिटीज़ के द्वारा। जो दलित पार्टिसिपेशन है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, वो बहुत ही कम रहा है, पार्टिकुलरली महाराष्ट्र नागपुर रीजन में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है ना, वो दलित के लिए डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाते हैं। 1930 में अम्बेडकर और गांधी जी के वर्सेस में क्या हो जाता है? यहाँ पे क्लैश हो जाता है। कब? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। कब होता है यहाँ पे? ये होता है आपका सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होता है? क्लैश हो जाता है। अम्बेडकर डिमांड करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट दलित के लिए। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इनकी डिमांड को मान लिया, अम्बेडकर के डिमांड को मान लिया, तो गांधी जी ने क्या कर दिया? फास्ट स्टार्ट कर दिया डेथ तक। जब तक वो मरेंगे तब तक वो भूखे रहेंगे, ये स्टार्ट कर दिया इन्होंने। और जैसे इन्होंने फास्ट स्टार्ट किया तो अम्बेडकर ने उनको उनके भावनाओं को समझा और पूना पैक्ट को साइन करे सितंबर 1932 में। इस पूना पैक्ट में जो दलित से या फिर डिप्रेस क्लास थे, इनको रिजर्वेशन दिया गया प्रोविंशियल काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेकिन इसमें जो वोट करेंगे वो जनरल पीपल करेंगे। जो दलित मूवमेंट है ना, वो कंटिन्यू हुआ कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट। बात करें अब दूसरा मुस्लिम के बारे में। जो लिमिट्स है ना, उसमें मुस्लिम भी आता है, तो दूसरा मुस्लिम है। जो मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, लीव कोर्म इन द रिस्पॉन्स टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फेल्ट अलाइनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। जैसे नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट यहाँ पे फेल हुआ, तो ज़्यादातर जो मुस्लिम थे ना, वो क्या करने लगे? कांग्रेस से अलग फील करने लगे। तो 1920 के मिड में जो कांग्रेस था वो क्या करने लगा यहाँ पे? वो एसोसिएटेड विद द हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट लाइक हिंदू महासभा। 1920 के मिड में जो कांग्रेस है वो हिंदू महासभा से ज़्यादा रिलेटेड है। यार यहाँ पे जो मुस्लिम है उनसे यहाँ पे कुछ नहीं रिलेटेड है। Each community organized religious procession with militant fervor, provoking Hindu-Muslim communal clashes and riot in various cities. The Congress and the Muslim League made effort to renegotiate and alliance, and in 1927 it appeared that such a unity could be faced. Jinnah was willing to give up the demand of separate electorate if Muslim was assured a reserved seat in Central Assembly and representation in proportion of population in Muslim dominated provinces। जो जिन्ना है ना, मुस्लिम के हेड है, ये डिमांड कर रहा है सेपरेट इलेक्टोरेट का सेंट्रल असेंबली और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, और जो मुस्लिम डोमिनेट सोसाइटी है वहाँ पे इनको जाने के लिए बोल रहे हैं। जो नेगोशिएशन है ना, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इन 1932 एमआर जायकर ऑफ हिंदू महासभा स्ट्रांगली ऑपरेस्ट एफर्ट एट compromise। When the civil disobedience movement started, atmosphere of suspicion and distorted between communities।
alienated from Congress, large section of Muslim not respond to the call of united struggle। जैसे ही कॉल आया यूनाइटेड स्ट्रगल के लिए तो ज़्यादातर जो मुस्लिम है ना वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए। कंसर्न अबाउट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम एज माइनॉरिटी विद इन इंडिया, जो स्टेटस है ना मुस्लिम का भारत में क्या माइनॉरिटी है। बात करते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का। इसमें जो पीपल है क्या करने लगे हैं, सेम नेशन का मतलब कि वो पीपल क्या कर रहे हैं, ऐसे थॉट ऐसे डिस्कवर कर रहे हैं जिससे उनको लग रहा है कि वो किस सेम नेशन से बिलोंग कर रहे हैं। एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल, इससे उनको यूनाइटेड स्ट्रगल का एक्सपीरियंस होता है। जो कल्चरल प्रोसेस है ना, हिस्ट्री हो गया आपका, फिक्शन हो गया, फोल्कलोर हो गया, सॉन्ग्स हो गया, पॉपुलर प्रिंट हो गया, सिंबल हो गया, इनकी वजह से क्या हो रहा है, लोग यहाँ पे यूनाइट हो रहे हैं। जैसे कि आपका इमेज ऑफ भारत माता हो गया, ये पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा क्रिएट किया गया था, जो कि 1870s में क्रिएट किया गया था। और वंदे मातरम सॉन्ग जो कि आपका यहाँ पे एक हिम बन गया था मदरलैंड का। लेटर इसको आनंद मठ में क्या किया गया, रूट किया गया। और स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल का है उसमें इसको भारत माता के सॉन्ग को गाया भी गया था। मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, अवनींद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। पहली बार भारत माता का इमेज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने बनाया और दूसरी बार अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। जो भारत माता है वो एस्थेटिक फिगर के द्वारा यहाँ पे क्या किया था, पोर्ट्रेट किया गया है, जिस उनका प्रॉपर्टी है कि वो क्या है, काल्म है, कंपोज्ड है, उनके पास डिवाइन और स्पिरिचुअल पावर है। जो इमेज है भारत माता का वो मैनी डिफरेंट बहुत से अलग फॉर्म्स में है, जो कि पेंटेड बाय द डिफरेंट आर्टिस्ट, जो कि अलग अलग आर्टिस्ट ने पेंट किया गया। मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर, मतलब कि ऐसे मूवमेंट जिससे भारत के जो फोल्कलोर है वो रिवाइव हो सके। जो नेशनलिस्ट बिगन रिगार्डिंग फोल्क टेल्स संग बाय द बार्ड्स एंड दे टावर्ड विलेजेस टू गैदर फोल्क सॉन्ग एंड लेजेंड। जो नेशनलिस्ट लोग हैं ना वो गांव गांव जाने लगे ताकि वो फोल्क सॉन्ग को ले सके और लोगों को यूनाइट कर सके। दीज टेल्स दे बिलीव गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर एंड दैट करप्टेड डैमेज बाय आउटसाइड फोर्स। ये ट्रू कल्चर देता है हमारे भारत का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो ज़रूर यहाँ पे आपको कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका होमवर्क है तो इसका नोट्स बनाना है। क्या करना है, इसका नोट्स बनाना है आपका, यहाँ पे होमवर्क है। चलिए मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।